हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 2 क्लास 7th हिस्ट्री किंग्स एंड किंगडम, उसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। सो आपको मैच करना है। तो फर्स्ट देखिए, आप बता देंगे गुर्जरा प्रतिहारस दे आर रिलेटेड टू। अगर मैं इसको एक सेकेंड रुकिए, अगर मैं इसको ए बी सी और डी कर दूं तो इट इज रिलेटेड टू सी। ठीक है। राष्ट्रकूटास जो थे वो हमारे रिलेटेड थे किसके साथ? they were related to western Deccan. And then Palas, they were related to Bengal, and Cholas, they were related to Tamil Nadu. So ये हमारा ये पूरा हो। Now, who were the parties involved in the tripartite struggle? यानी कि कौन कौन सी पार्टीज थी जो tripartite struggle थी उसमें इन्वॉल्व थी, मिली हुई थी। Three parties were involved in the tripartite struggle and fought for control over Kannauj. तो बेसिकली 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी जिन्होंने लड़ाई करी एंड दे फॉट किस चीज के लिए? ताकि कन्नौज पे किसका कब्जा होगा। ये जो 3 पार्टीज थी दे वर गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी। ठीक है, दे वर द 3 पार्टीज 1, 2 एंड 3। ये तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू बिकेम अ मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है जो जरूरी होती है एक मेंबर बनने के लिए सभा का चोला एम्पायर में? टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा वन शुड बी द ओनर ऑफ द लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड एंड शुड हैव देयर ओन होम। यानी कि अगर कोई सभा का मेंबर बनना चाहता है तो वो ओनर होना चाहिए लैंड का। ठीक है, दैट पर्सन शुड बी द ओनर ऑफ द लैंड जिससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, और उनके खुद के होम होने चाहिए एंड दे शुड हैव देयर ओन होम। ठीक है, तो मतलब वो लैंड का ओनर होना चाहिए जिससे रेवेन्यू कलेक्ट होता है, और उनके खुद के होम यानी घर होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये हुआ। दूसरा है वन शुड बी एज बिटवीन 35 ईयर्स एंड 70 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदा। यानी कि कोई भी पर्सन है उसकी एज 35 ईयर्स एंड 75 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए एंड वो उसको नॉलेज होनी चाहिए वेदास की। ठीक है। थर्ड है वन शुड बी ऑनेस्ट एंड वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। यानी कोई भी पर्सन जो है वो बिल्कुल ऑनेस्ट हो और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में क्योंकि अगर आप एक मेंबर ऑफ द कमिटी बनने वाले हो तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या क्या देखना है, वो सब चीज़ों का आइडिया आपको होना चाहिए। If anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee. अगर कोई भी पर्सन लास्ट 3 साल में अगर किसी कमेटी का मेंबर था तो वो दोबारा से किसी दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। Then fourth है anyone who has not submitted his account or his relatives cannot contest the election. मतलब जिसने अपने खुद के अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन या अपने रिलेटिव्स के अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं डाली है वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। What were the 2 major cities under the control of Chahamanas? The 2 major cities जो कंट्रोल में थी चहामनास के, they were Delhi and Ajmer. Okay. Now how did the Rashtrakutas become powerful? Now this is very interesting one. So basically आपको पता ही होगा कि जो जिसे कहना चाहिए चालुक्यास थे। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करते थे, उनके सबॉर्डिनेट की तरह राष्ट्रकूटास थे। ठीक है, तो वो उनका मतलब साथ देते थे, साथ रहते थे इन द सेंस कि उनके साथ कोई भी डिसीजन होता था तो दे वर लाइक सबॉर्डिनेट कि हाँ साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन मिड 8th सेंचुरी में डांटी दुर्गा जो थे राष्ट्रकूटा चीफ, उन्होंने क्या किया, जो जिसको वो मतलब जिसके अंडर वो थे या जिसके साथ वो थे, उस चालुक्य किंग को उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया एंड एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसे बोला गया हिरण्या गर्भा। इसे वोम ऑफ गोल्ड बोला गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। तो उन्होंने ये सब चीज ब्राह्मण्स की हेल्प से करी। इस पीरियड पे ये माना जाता था जो सेक्रीफाइजर है वो अगले जन्म में एक क्षत्रिय की तरह पैदा होगा, इवन अगर वो बचपन से क्षत्रिय नहीं है तो इस सेक्रीफाइस के बाद ये चीज मानी जाती थी। ऑल्सो दे फॉट अगेंस्ट द डायनेस्टीज ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा एंड पालस। तो उन्होंने आगे मतलब जो बाकी डायनेस्टीज थी उनके अगेंस्ट भी लड़ाई करी। इसीलिए धीरे धीरे सक्सेसफुली वो स्टार्ट हो गया उनका खुद का किंगडम एस्टेब्लिश होना कर्नाटका में और राजस्थान के अंदर। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, हिस्ट्री बुक में है, आपको मिल जाएगी। What did the new dynasty do to gain acceptance? तो बेसिकली अपने आप को देखो, एकदम से कोई नई चीज आ रही है तो उसको लोग मानेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो कोई भी डायनेस्टी जो भी अपने आप को एक्सेप्ट करवाना चाहती थी, उन्होंने नए नए टाइटल्स ले लिए एंड रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करे ताकि वो क्षत्रिय बन जाए। ठीक है, दे वर रिगार्डेड एज सबॉर्डिनेट और समानथास बाय देयर ओवरलोड्स। यानी कि जो भी उनके ओवरलोड्स थे, जो इट्स लॉर्ड्स एक्चुअली LORD, सो वो जो थे वो उनको मतलब अपना सबॉर्डिनेट मानते थे।
तो पहले उन्होंने क्या किया, वो धीरे पूजा पाठ करके पावर एंड वेल्थ गेन करके उन्होंने अपने आप को महासमानता बनाया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपना जो वॉरफेयर होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, उसमें भी पार्टिसिपेट करने लग गए ताकि उनको लोग समझने लग जाए, लोग उनको एक्सेप्ट करने लग जाए, ठीक है। वट काइंड ऑफ इरीगेशन वर्क वर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन ड्यूरिंग द 5th और 6th सेंचुरी। जो एरिया थे कावेरी रिवर के पास में इन तमिलनाडु, वहां पे लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए कि अच्छे से यहाँ पे खेती बाड़ी उसे ओपन कर दिया गया। जो इरिगेशन वर्क था दैट वर डेवलप्ड इन तमिल रीजन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ वाटर चैनल्स। इस इरिगेशन वर्क की वजह से क्या हुआ, तमिल रीजन में वाटर चैनल्स डेवलप होने लग गए एग्रीकल्चर के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए। मतलब वो बेसिकली वाटर चैनल्स इसलिए बने ताकि वहां पे खेती बाड़ी अच्छे से हो सके, पानी ज्यादा इकट्ठा ना हो, प्रिवेंट कर सके फ्लड को, एंड कुएं खोदने लग गए थे, एंड स्टोरेज के टैंक के स्टोरेज के लिए चीजें करने लग गए। सो ऑल दिस वाज हैपनिंग इन तमिलनाडु, ठीक है। What were the activities associated with Chola temples? Chola temples often became the nuclei of settlement which grew around them. तो basically अगर temples थे तो उसके आसपास ही लोग आके बसने लग जाते थे, ठीक है। These were the center of craft production. यहाँ पे काफी अच्छा मतलब craft production होता था। Temples were also endowed with lands by ruler as well as others. So basically जो temples थे, लोग तो मतलब ruler तो देखते ही थे, बाकी लोग भी उसका देखभाल करते थे। The produce of this land went into maintaining all the specialists who work at the temple and very often live near it. Priest, garland maker, cook, sweepers, musician, dancer, etc. तो जो भी मतलब जो भी चीजें इस लैंड से मिलती थी, ठीक है, जो भी पैसा आता था, जो भी चीजें मिलती थी, वो सब जो लोग टेम्पल का देख रखाव करते हैं या टेम्पल के लिए काम करते हैं, उनको वो कॉन्ट्रीब्यूशन चला जाता था। चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे वो माला बनाने वाला हो, चाहे वो कुक हो, चाहे वो साफ सफाई वाला हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो डांसर हो, तो उनको वो सारा शेयर चला जाता था। In other words, temples were not only place of worship, they were the center of economic, social and cultural life. आप देख रहे हो यहाँ पे केवल पूजा पाठ से रिलेशन नहीं है, बट लोगों की लाइवलीहुड भी रिलेटेड है, आसपास की चीजें इससे रिलेटेड है, सोशल, क्योंकि सोसाइटी आसपास उनके बस चुकी है, क्राफ्ट प्रोडक्शन वहाँ पे काफी अच्छा हो रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। सो बेसिकली टेम्पल्स जस्ट वर्शिप के लिए नहीं थे, बट वो सेंटर बन चुके थे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ का। Among the craft associated with temple, the making of bronze images was the most distinctive. तो जितनी सारी क्राफ्ट टेम्पल्स के आसपास हो रही थी, उसमें से one of the most amazing was the bronze images, जो उस टाइम पे बहुत अलग थी। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। जो चोला के उस टाइम पे जो ब्रॉन्ज इमेजेस बनी थी, उनको एकदम फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड में। While most images were of deities, sometime image were made of devotees as well. तो ऐसा नहीं है कि हर बार deities यानी जिसकी पूजा होती थी उनकी ही इमेज बनाते थे, बल्कि जो लोग डिवोटीज थे, जो उनकी पूजा करते थे, कई बार उनकी भी इमेजेस बनाई जाती थी। सो दैट वाज इट, दैट वाज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 7 हिस्ट्री, चैप्टर 2। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पे आपको रेलिवेंट वीडियोज मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू द क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।